नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है जीएस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इससे अलग जो हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चले वो तो रेगुलर चलेंगे। अब हमारे जीएस के प्रैक्टिस सेट भी रेगुलर चलेंगे। अब जैसे ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें जितने भी हमारे टॉपिक है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, विविध, ठीक है, या कल्चर जो आर्ट और कल्चर है, उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी, उन सब बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको पढ़ेंगे हम। और इसमें जो एक क्वेश्चन आएगा उसे पढ़ेंगे पूरे डिटेल के साथ। एक क्वेश्चन आया उससे बनने वाले जितने इफेक्ट होंगे सबको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1857 क्रांति में फैजाबाद का भारतीय नायक कौन था, या 1857 क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो 1857 क्रांति में फैजाबाद का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अहमदुल्ला द्वारा 1857 क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि लियाकत अली ने कहां का नेतृत्व किया था, इलाहाबाद का किया था। ठीक है, उसके बाद जबकि फिरोज शाह इनके द्वारा कहां का नेतृत्व किया गया था, तो याद रखना मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां पर फिरोज शाह द्वारा नेतृत्व किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है, अजीमुल्ला द्वारा जो नेतृत्व किया गया था, ये किया गया था आपका फतेहपुर का। ठीक, उसके बाद 1857 क्रांति की जो रूपरेखा बनाई गई थी, कहां बनाई गई थी, तो याद रखना कानपुर के निकट बिठूर में गंगा नदी के किनारे 1857 क्रांति की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक, उसके बाद 1857 क्रांति में जो भारतीय सम्राट थे, तो जो भारतीय सम्राट घोषित किए गए थे उनका नाम है बहादुर शाह जफर को। ठीक है, 1857 क्रांति में भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था, बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। और 1857 क्रांति के दौरान ही बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सेनानायक हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था 1857 क्रांति में, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। किसके द्वारा, हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि हडसन उस समय ब्रिटिश नायक था, इसके द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो चीजें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने। उसके बाद 1857 क्रांति का नायक किसे बोला जाता है, तो 1857 क्रांति का नायक बोला जाता है धन सिंह कोतवाल को। ठीक है, 1857 क्रांति का नायक कौन थे, धन सिंह कोतवाल थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत महत्वपूर्ण, फकीर आंदोलन जो चलाया गया था 1776-77 में, इसके प्रारंभकर्ता कौन थे। तो जो फकीर आंदोलन है इसके जो प्रारंभकर्ता थे चिराग अली थे। अगर पूछा जाए कि फकीर आंदोलन कहां चलाया गया था, तो ये याद रखना ये बंगाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1776-77 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखना चिराग अली द्वारा चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अन्य देख लेते हैं जो अन्य फैक्ट है। जो तीरथ सिंह है इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो एक आंदोलन चलाया गया था खासी, जो चलाया गया था 1830 में, तो इसका नेतृत्व खासी आंदोलन का नेतृत्व तीरथ सिंह द्वारा किया गया था, जो 1830 में चलाया गया था। उसके बाद जो दिया गया है, गोमधर कुंवर द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है कोल या कोल विद्रोह। किसके द्वारा किया गया था, तो गोमधर कुंवर द्वारा किया गया था। कब, 1831 में। उसके बाद नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, दादू मियां ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो फरेजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब, 1836 में। ठीक है, तो ये हमारे जनजाति विद्रोह है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको चारों याद रखना, पूछा जाए फकीर आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, याद रखना चिराग अली, उसके बाद खासी का नेतृत्व तीरथ सिंह, उसके बाद नेक्स्ट कोल का गोमधर कुंवर और फरेजी का दादू मियां। ठीक है, तो जितने भी हमारे जनजातीय आंदोलन थे इनसे संबंधित क्वेश्चन है, फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। जो भी क्वेश्चन से बनेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट वो सब बताए जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ना बताए जाए, या जो आधुनिकरण के आधार पर नए क्वेश्चन हमारे अपडेट हुए हैं, नए क्वेश्चनों के साथ पूरे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ठीक है, पुराना उसमें कुछ नहीं होगा, जो अपडेट क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पर बात करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखो, स्वदेशी आंदोलन
स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1905 में। किसको विरोध में चलाया गया था? तो याद रखना बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। जबकि क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन का अन्य नाम क्या है? तो याद रखना बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का अन्य नाम है। ठीक, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए चलाया गया था, कहां से प्रारंभ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था। जबकि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। लेकिन यहां पूछा है हमारा क्वेश्चन में, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक, तो याद रखना दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था सैयद हैदर राजा द्वारा किया गया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर आता पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना लाला लाजपत राय। ठीक, उसके बाद अगर आता स्वदेशी आंदोलन का दक्षिण भारत में नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना दक्षिण भारत में किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले थे। ठीक है, याद रखना स्वदेशी आंदोलन किस लिए चलाया गया था? तो बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर लाने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है? वो जाता है बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में चलाया गया था इसे बाहर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन ही भारत का पहला आंदोलन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा था महिलाओं ने सबसे पहली बार किस आंदोलन में भाग लिया था? कहना स्वदेशी आंदोलन में, जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और पहली बार जो झंडा फहराया गया था किस आंदोलन में फहराया गया था? तो कहना स्वदेशी आंदोलन के दौरान फहराया गया था। कहां पर? मोहन बागान चौक पर। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन से बनने वाले फैक्ट है आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सैयद हैदर राजा। जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय, दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्ले। ठीक, पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्रिटिश संसद में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रखा गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? बंगाल विभाजन जो भारत की अखंडता तोड़ने के लिए किया गया था, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था एंड्रयू फ्रेजर। किसके द्वारा? एंड्रयू फ्रेजर द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, ये किसके दिमाग की उपज था? तो याद रखना दिमाग की उपज था। अर्थात बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, बंगाल की एकता को तोड़ दिया जाए, ये किसके दिमाग की उपज था? तो व्यक्ति का नाम पूछा गया है एग्जाम में, बेडरबन था। ठीक है, बेडरबन के दिमाग की उपज था कि बंगाल का विभाजन कर दो, इसकी एकता अखंडता टूट जाएगी। उसके बाद जब बंगाल विभाजन किया गया, भारत के सचिव कौन थे? तो सचिव का नाम है रिजली। ठीक है, व्यक्ति का नाम याद रखना। उसके बाद जिस समय बंगाल विभाजन किया गया उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, ये चीजें हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था? तो ब्रिटिश संसद पूछा है तो कहना 1903 में रखा गया था। जबकि बंगाल विभाजन कब हो जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है। और यह भी याद रखना कि बंगाल विभाजन जब करा गया था इसकी घोषणा कहां से की गई थी? तो शिमला से की गई थी। उस समय ये जो हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन कहां स्थित था? शिमला में स्थित था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन से बनने वाले जो फैक्ट है, ठीक है, याद रखना। मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सब बताया है, आपको वीडियो पसंद आएगी, बिल्कुल ये फिक्स बात है।
ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि सारे क्वेश्चन वो उठाए गए सेलेक्टेड जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चन आया इसमें, क्वेश्चन आया गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। ऑप्शन दिए गए मुंबई, मद्रास, कोलकाता और इसमें से कोई नहीं। तो महिलाओं ने जो भाग लिया था मुंबई के 1889 अधिवेशन में लिया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना विलियम बेडरबन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम बेडरबन द्वारा अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन की, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मद्रास का जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो व्यक्ति का नाम याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब का सबसे प्रसिद्ध नारा आता है, याद रखना कांग्रेस से जुड़ो। कांग्रेस से जुड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना ये भी बदरुद्दीन तैयब द्वारा दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कोलकाता में होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नरोजी द्वारा की गई थी। ठीक है, अधिवेशन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, अगर मैं आपसे यहां से क्वेश्चन पूछूं, बताना आप कि कांग्रेस के किस व्यक्ति को, कांग्रेस के किस व्यक्ति या किस अध्यक्ष को जेल में ही अध्यक्ष घोषित किया गया था। कांग्रेस के वो कौन से अध्यक्ष थे जिन्हें जेल में थे वो, और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की जो नियुक्ति है वो याद रखना महासभा और उसके साथ सुरक्षा परिषद दोनों के सहयोग से की जाती है। ठीक, जो हमारा सुरक्षा परिषद है इसका उपनाम क्या है, इसे हम बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, सुरक्षा परिषद को किस नाम से जानते हैं, पुलिसमैन के नाम से जानते हैं, जबकि ये जो महासभा होती है इसे क्या कहते हैं, लघु संसद नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों के उपनाम, सुरक्षा परिषद का उपनाम क्या है तो याद रखना पुलिसमैन, महासभा का उपनाम क्या है तो याद रखना लघु संसद। ठीक है, जबकि जो क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो याद रखना महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में निहित होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो पहली बैठक की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो सबसे पहली बैठक की गई थी वो कब की गई थी, याद रखना 1944 में की गई थी। सम्मेलन हुआ था आपका वाशिंगटन सम्मेलन। ठीक, उसके बाद इसमें यह निर्धारित किया गया कि हाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा संगठन बनाया जाएगा जो फ्यूचर में विश्व युद्ध की स्थिति ना पनपने दे, उसके लिए बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना कर दी गई वो डेट याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां निर्धारित कर दिया गया, न्यूयॉर्क में निर्धारित कर दिया गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इससे अलग जो आपको याद रखना है, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसमें कितने देश शामिल थे, तो याद रखना 51 देश शामिल थे। वर्तमान में कितने देश है, 193 देश है। 193 देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान 193 देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग होते हैं 6। उसके बाद पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाएं हैं, तो भाषाएं भी आपकी 6 हैं। उसके बाद नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं, तो कार्यकारी भाषाएं जाएंगी 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद जबकि अन्य 4 भाषाओं में चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश आती है। ठीक है, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये इनकी 6 कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें से अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी
ऑफिस की भाषाएं हैं, जो कार्यकारी है, ठीक है, जबकि अन्य टोटल भाषाएं कितनी है, 6 भाषाएं हैं, सही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से बनने वाले क्वेश्चन आपको सभी याद रख लेना। मुख्यालय पूछा जाए इसका, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, त्रिगबेली, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे पहले अध्यक्ष बने थे, और ये कहां के रहने वाले थे, तो इनका नाम याद रखना, ये नॉर्वे के रहने वाले थे, ठीक है। बाद में इस्तीफा दे देते हैं और ये यहां से अपने पद से हट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले एशिया के अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है यू थांट। क्या नाम था, यू थांट थे, जो कहां के थे आपके, ये हमारे म्यांमार के थे, हमारे पड़ोसी थे, म्यांमार के थे, ठीक है। तो पहले एशिया के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो व्यक्ति थे यू थांट, और अगर पहले पूछा जाए तो याद रखना त्रिगबेली, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन अधिकार है, अर्थात न्यायिक पूर्णावलोकन अधिकार किसके पास है, अर्थात अपने डिसीजन को बदलने का अधिकार किसके पास प्राप्त है, न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार किसके पास है। पहले आपको ये बता देता हूं, अगर पूछा जाए न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार हमने कहां से लिया है, तो याद रखना यूएसए के संविधान से लिया है। उसके बाद न्यायिक पूर्णावलोकन का अधिकार है किसके पास, तो याद रखना हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट, दोनों के पास ही न्याय पूर्णावलोकन का अधिकार है। अगर पूछा जाए उच्चतम उच्च जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में, और हमारे हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 226 में न्याय पूर्णावलोकन का अधिकार, ठीक है। दोनों क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं कि न्याय पूर्णावलोकन का अधिकार किसके पास है, तो कहना दोनों के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के पास भी, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सात क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राज्यसभा धन विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है, अर्थात राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने समय तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद राज्यसभा जो हमारा स्थायी सदन है, जो हमारा उच्च सदन भी है, ठीक है, ये किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 80 में हमारी राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं। पहला 12 सदस्य हमारे राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं कला साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद बचे हुए जो हमारे सदस्य हैं 238, ये जो आते हैं हमारे कुछ संघ क्षेत्र से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से, बाकी सब कहां से आते हैं, राज्य से आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संघ क्षेत्र के, जो हमें याद रखनी है कि संघ क्षेत्र के जो सदस्य कहां कहां से आते हैं। तो पहले आते हैं दिल्ली से, कितने, तो कहना 3 सीटें। उसके बाद जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें, तो याद रखना जम्मू कश्मीर से 4 सीटें। उसके बाद जो तीसरी सीटें आती है हमारी पुदुचेरी या पांडिचेरी से, कितने सदस्य आते हैं, 1 सदस्य आते हैं, ठीक है। ये संघ से आ गए, बचे हुए सब कहां से आ गए, राज्य से आ गए। जो संघ वाले हैं ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखना, ठीक है, कि राज्यसभा संघ से कितने आते हैं, और दिल्ली से कितने हैं, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी से कितने कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किस आर्टिकल में राज्यसभा का प्रावधान है, अधिकतम कितनी सीटें होती है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है, तो कहना 14 समय तक रोक सकती है। अगर किसी वजह से 14 दिन से अधिक दिन हो गए, किसी मान लेते किसी वजह से 15 दिन हो गए, तो याद रखना धन विधेयक को उस स्थिति में पारित मान लिया जाता है जिस स्थिति में लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा था, ठीक है। अर्थात लोकसभा ही राज्यसभा के पास भेजती है, क्योंकि धन विधेयक की प्रक्रिया है कि पहले कहां आएगा, कि धन विधेयक की प्रक्रिया है कि पहले हमेशा लोकसभा में आएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के बाद जाता है हमारे सबसे लास्ट में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, सिग्नेचर हो जाते हैं, ठीक है, और पैसा निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको याद रखना है कि 109 आर्टिकल में क्या है, तो याद रखना धन विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है। धन विधेयक की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में, 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है, तो धन विधेयक की यह प्रक्रिया होगी कि धन विधेयक हमेशा कहां जाएगा,
लोकसभा में जाएगा, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, ये प्रक्रिया की धन विधेयक कहां जाएगा, लोकसभा में। किस आर्टिकल में बोला, आर्टिकल 109 में बोला है धन विधेयक की प्रक्रिया। परिभाषा किसमें है, तो परिभाषा 110 में है। परिभाषित कौन करता है, तो याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो दोनों आर्टिकल धन विधेयक से 109 भी 110 भी, और उसके साथ लगी बात ये भी याद रख लो 111 आर्टिकल में क्या प्रावधान है। 111 आर्टिकल में है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, तो आर्टिकल 111 में धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया, 110 में परिभाषा, ये आर्टिकल है। ठीक है, आपको याद रखने हमारे धन विधेयक से संबंधित है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन था राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान समर्पित है। भारतीय संविधान भारत की जनता को समर्पित है, अर्थात भारत के लोगों को समर्पित है। ठीक है, सारी शक्ति किस में निहित है, भारत की जनता में निहित है। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति हमारे राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है, तो याद रखना आर्टिकल 153 में क्या प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। उसके बाद नेक्स्ट मुख्यमंत्री का प्रावधान, आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जबकि मंत्रिपरिषद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 169 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। स्पीड में करते हैं लेकिन सबको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो इसमें दिया गया है, दक्षिण गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन कब होता है, अर्थात दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है आपका 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ठीक इसके 6 महीने बाद अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। पूछा है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, तो कहना 21 जून। दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, तो कहना 22 दिसंबर। उसके बाद याद रखना कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर कब होते हैं, तो दिन रात भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन याद रखना कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर कब होते हैं, तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध पर बड़ा दिन 21 जून, और जो क्वेश्चन हमारा दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध पर लंबवत पड़ती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बेसिक क्वेश्चन है जो दिया गया है, किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ये गलत, किस मुगल सम्राट को या किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट या सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसे बोला जाता है अकबर को बोला जाता है। ठीक है, बाबर संस्थापक था जो पानीपत के युद्ध से आपकी पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। ठीक है, हुमायूं के समय मुगलों का अंत हो जाता है जो शेरशाह सूरी द्वारा कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस लिए विख्यात है, तो याद रखना ये जो मंदिर है हमारा जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान का माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु प्रसिद्ध दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना विमल शाह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगर वंश पूछा जाएगा तो चालुक्य द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, चालुक्य शासकों द्वारा। शासक का नाम है तो विमल शाह। ये भी पूछा जाता है माउंट आबू पर जो स्थित मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर किसका मंदिर है, तो याद रखना जैन मंदिर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है, अर्थात जो हमारा योजना आयोग है इसकी प्रकृति क्या है। योजना आयोग के बारे में बात कर लेते हैं कि योजना आयोग जो वर्तमान में आपको पता है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन चुका है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना डेट के साथ याद रखना क्योंकि डेट के साथ ही आता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ स्थित है,
दिल्ली में स्थित है। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं, तो याद रखना प्रधानमंत्री योजना आयोग के हमारे हमेशा अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, तो योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष वही बन जाएंगी जो भारत की पहले प्रधानमंत्री बनी है, इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, अगर अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष, जो अर्थात हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। उसका योजना आयोग के सचिव का कार्यकाल, तो सचिव का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, योजना आयोग के सचिव का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5 वर्ष, सचिव का 3 वर्ष होता है। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और ये भी याद रखना है, सचिव और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सचिव और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के योजना आयोग की प्रवृत्ति क्या है, तो ये याद रखना कि यह एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, योजना आयोग क्या है, एक सलाहकारी संस्था है। उस और क्या बोलते हैं अपना, गैर संवैधानिक भी। ठीक है, योजना आयोग कैसा निकाय है, तो यह कहना गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चीजें याद है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, जो क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा जो बनाया जाता है, याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और जब ये बंगाल में दोनों जाने के बाद पश्चिम बंगाल में जगह का नाम आता है भैरव बाजार में, कहां पर मिल जाती है, तो याद रखना पद्मा और जमुना अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र कहां मिलती है, भैरव बाजार में मिल जाती है। और उसके बाद जब ये दोनों मिल जाती है तो इन दोनों की जो धारा बन के जाती है किस नाम से जाती है, मेघना के नाम से जाती है। ठीक है, तो याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र या पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को कहते हैं, मेघना कहते हैं। कहां मिलती है, तो बांग्लादेश के भैरव बाजार में दोनों मिल जाती है, जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हमारा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहां पर होता है, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहां पर होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो पहले देख लेते हैं, जो दी गई हमारी कार्डमम की पहाड़ी, ये भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी है। भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी कौन सी है, तो याद रखना कार्डमम की पहाड़ी है। कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पालनी की पहाड़ी कहां पर स्थित है, ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट अन्नामलाई की जो हमारी पहाड़ी है, ये हमारी तमिलनाडु और केरल में स्थित है। कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अन्नामुद्री है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुद्री है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है, जो कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना अन्नामुद्री जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी, 2696 मीटर है। 2696, 2697, ठीक है, दोनों सेम है। उसमें ये मत सोचना कि 97, इसी तरह से अलग अलग किताबों में आता है 2696, याद रखना आप। ठीक है, कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो याद रखना अन्नामुद्री है। किसकी है, अन्नामलाई की चोटी है। ठीक है, याद रखना। उससे अलग जो मेन हमारा दिया गया है नीलगिरी की पहाड़ी, बात कर लेते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये हमारी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। अर्थात नीलगिरी की पहाड़ी हमारी 3 राज्यों में आती है। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी डोडो बेटा है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडो बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। ठीक है, स्थित इसकी ऊंचाई है, ये याद रखना आपको। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि नीलगिरी पहाड़ी का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो
पाल कक्कड़ एक दर्रा है जिसे नीलगिरी पहाड़ी का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, नीलगिरी की पहाड़ी को ही पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो याद रखना यूकेलिप्टिस के वृक्ष सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं यूकेलिप्टिस के वृक्ष। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्यायमुद्री और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा, दोनों की ऊंचाई आती है, दोनों को याद रखना है। नीलगिरी पहाड़ी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो याद रखना पाल कक्कड़ एक दर्रा है जिसे नीलगिरी पहाड़ी का प्रवेश द्वार कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कितने राज्यों में आती है? तो 3 राज्यों में आती है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। जितने फैक्ट बताए याद रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाता है। क्वेश्चन दिया गया हमारा चतुर्विंशति साहसी संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? ठीक है, चतुर्विंशति साहसी संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रामायण को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद महाभारत को क्या कहा जाता है? तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय संहिता कहा जाता है। उसके बाद जबकि मनुस्मृति किस वंश में लिखी गई थी? शुंग वंश में लिखी गई थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद मनुस्मृति अपने कितने भागों में है? तो मनुस्मृति 12 भागों में है। ठीक, उसके बाद वेदांत की संख्या कितनी है? वेदांत की संख्या 6 दी गई है। ठीक, चीजें हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट महाभारत को जय संहिता भी बोला जाता है और जय संहिता से भी प्राचीन नाम इसका क्या है? युद्ध संहिता। तो युद्ध संहिता, जय संहिता दोनों किसका नाम है? महाभारत का। ठीक है, महाभारत को 5वां वेद बोला जाता है। ठीक है, 5वां वेद किसे बोला जाता है? याद रखना, 5वां वेद किसे बोला जाता है? महाभारत को बोला जाता है। लेकिन यहां जो क्वेश्चन था चतुर्विंशति साहसी किसे बोला जाता है? तो याद रखना रामायण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सातकर्णी, सुशर्म, वशिष्ठिपुत्र, पुलवामी या देवभूति? तो शुंग वंश का अंतिम शासक पूछा है, आपको बताना है शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और राजधानी क्या थी इनकी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, जबकि अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना देवभूति था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री या किसकी बेटी थी? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये किसकी बेटी थी? आपको याद रखना इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, उसके बाद रजिया सुल्तान पूरे विश्व की पहली महिला शासिका है, पूरे विश्व की, भारत की नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा था, 4 साल रही। उसके बाद पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां है? तो हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। पर्दा प्रथा त्यागने वाली महिला आता है तो भी रजिया सुल्तान आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये आपको याद रखना कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? रजिया सुल्तान को। ठीक है, लेकिन रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के बाद नहीं बैठती है गद्दी पर, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा दिया जाता है। उसके बाद रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर तब शासिका बनती है। तो याद रखना कि रजिया सुल्तान किसके बाद गद्दी पर बैठी थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद बैठी थी। ठीक है, चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? कौन सा भाग है ये जो लोक कल्याणकारी राज्य के विचार की भावना उत्पन्न करता है? बात कर लेते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का विचार। ये हमारा आर्टिकल 38 में दिया गया है, अर्थात अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य का विचार का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और ये हमारे कौन से भाग में आ जाएगा? भाग 4।
ठीक है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व और लोक कल्याणकारी राज्य का विचार भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए गए। उसके बाद भाग 2 में क्या है, बिल्कुल आसान है, नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 5 में संघ। ठीक है, टोटल भाग कितने हैं, तो 22 भाग हैं। और सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो सबसे बड़ा भाग है हमारा भाग 5। हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है, जिसे हमारे संविधान की रीढ़ बोला गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की रीढ़ बोला है, तो कहना भाग 5, जो सबसे बड़ा भाग है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच विवाद या विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होते हैं उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, निम्न न्यायालय या असैनिक न्यायालय। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच का जो विवाद है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल किया जाता है आर्टिकल 131 के तहत। ठीक है, 131 में केंद्र और राज्य के बीच विवादों को हल किया जाएगा, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। ठीक, ये इसके प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आता है कि उच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र क्या है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त, अर्थात रिजर्व बैंक तो लगाता है, आरबीआई तो लगाता है, जो 1935 में बना था। ठीक है, भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कौन लगाता है, तो रिजर्व बैंक के अतिरिक्त जो लगाता है, याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना किस समय की गई थी, 1951 में की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जनक किसे बोला जाता है, तो याद रखना, पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 में। कहां की गई थी, कोलकाता की गई थी। ठीक है, जबकि 1937 के बाद इसका मुख्यालय कोलकाता से कहां ले आए, मुंबई स्थानांतरित कर दिया। तो याद रखना, रिजर्व बैंक का जो आपका मुख्यालय अब कहां पर है, मुंबई में है। कब से है, तो याद रखना 1937 से, जबकि आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। कब, 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में की गई थी। कहां, कोलकाता। ठीक है, जबकि मुख्यालय कब बदला इसका, 1937 में। अब कहां पर है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, चीजें याद रखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं पूरे जोरदार वीडियो के साथ, पूरे फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।